हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, क्लास का आगाज करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि मेरे भाई कम समय में हमको बेहतरीन नॉलेज लेना है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीख करके आगे बढ़ना है। तो साथियों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, यानी विद्युत आवेश के बारे में। अब आज जो हम इसमें जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे, वो सबसे पहली विधि आवेशन की विधियों के बारे में, यानी किसी भी मेटल्स को या किसी भी कंडक्टर को हम कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं या आवेशित कर सकते हैं, यानी आवेशन की विधियां। तो मेरे भाई, अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में ना, तो इसमें तीन विधियां बताई गई हैं। पहली विधि कौन सी विधि द्वारा? घर्षण विधि द्वारा किसी मेटल्स या कंडक्टर को हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी विधि का नाम क्या है मेरे भाई? चालन विधि। और तीसरी विधि का नाम क्या है? प्रेरण विधि। आई होप कि आप लोगों को ये विधियां याद हो गई होंगी। यानी अगर हम बात करें किसी धातु या किसी चालक को आपको क्या करना है? आवेशित करना है। तो आवेशित करने के कितने मेथड मेरे भाई? तीन तरीकों से, तीन मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, पहला मेथड क्या है? तो पहला मेथड आपका क्या है? घर्षण विधि। यानी घर्षण विधि के द्वारा किसी धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं या किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी विधि क्या है मेरे भाई? चालन विधि है। और तीसरी विधि प्रेरण विधि है। आइए हम लोग इसको जानते हैं डिटेल से कि किस तरीके से हम किसी बॉडी को घर्षण के तरीके से कैसे चार्ज कर सकते हैं, चालन विधि क्या होती है और इससे कैसे बॉडी चार्ज होता है, और उसी प्रकार फिर हम जानेंगे प्रेरण विधि द्वारा कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घर्षण विधि द्वारा। तो साथियों, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड कर दी गई है आप लोगों ने देख लिया होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं मेरे भाई। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था रेशम का, आप लोगों को याद होगा। जैसे रेशम हो गया और कांच की छड़ हो गई मेरे भाई, कांच की छड़, ठीक है, कांच की छड़। मैंने क्या लिया यहाँ पर? एक तो रेशम लिया, दूसरा कांच की छड़ लिया। अब रेशम को और कांच की छड़ को आपस में क्या कराया गया? रफ कराया गया, यानी घर्षण कराया गया। जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रगड़ते हैं, तो जब उनके संपर्क बिंदुओं पर क्या होता है मेरे भाई? घर्षण बल आरोपित होता है। अगर किसी दो बॉडी को मेरे भाई क्या किया जाएगा? घर्षण करवाया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें हीट एनर्जी निकलेगी। और हीट एनर्जी क्या करेगा मेरे भाई? आपको पता है कोई भी बॉडी होगा तो उसका अपना न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं मेरे भाई? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके जो बाहरी कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मेरे भाई? वितरित होते हैं। जो आपका क्या होता है? बाहरी कक्षा होता है ना, उसको क्या है? जब एनर्जी मिलती है। हालांकि अगर जितना नाभिक के जो जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पे उतना ही ज्यादा कुलामी बल लगेगा और वो अपने ऑर्बिट से बहुत ज्यादा एनर्जी से, जब बहुत ज्यादा एनर्जी उसको मिलेगी तभी वो अपने ऑर्बिट से बाहर जाएगा। यानी सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को त्यागेगा? मसला ये है। तो मेरे भाई, जब कोई नाभिक होगा, जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, नाभिक है मेरे भाई, नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या है? प्रोटॉन है। अब अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहे होंगे, यानी गति कर रहे होंगे मेरे भाई। तो जैसे मान लो ये नाभिक के नजदीक एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गतिमान है। इसी प्रकार से अगला, ये इस पर मान लिया कुछ इलेक्ट्रॉन आपके मूवमेंट है। अब कितने भी हो सकते हैं वो अलग वाली बात है, केमिस्ट्री में आप लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हो। मेन मकसद है आपको फील करवाना मेरे भाई। अब जैसे ये आपका, इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन आपके मूवमेंट कर रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं वो 2n² पर डिपेंड करेगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में विधिवत तरीके से जान लिया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। जैसे ये मान लिया सपोज कि ये आपका बाहरी कक्षा है और बाहरी कक्षा में जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इसको जब आपको पता है एनर्जी मिलेगी ना, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो बाहरी कक्षा वाला ही अपने ऑर्बिट को छोड़ करके जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और हमने बताया था जब ये ऑर्बिट को छोड़ेंगे, अपनी कक्षा को छोड़ेंगे, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया तो उस बॉडी पर एक प्लस चार्ज आ गया, और जिस बॉडी के ऊपर गया
उस पर मेरे भाई ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके पास प्लस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकालता है बाहर, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ऐसा आप मान के चले, ठीक है मेरे भाई। तो उसी प्रकार से जब कांच की छड़ और रेशम की छड़ को आपस में, रेशम को आपस में क्या किया गया, रब कराया गया, घर्षण करवाया गया, तो अब कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए मेरे भाई, रेशम के छड़ पर आ गए। मान लिया कि इसके 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके वो रेशम के छड़ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब कांच की छड़ पर कितना प्लस चार्ज हुआ, तो 5 इलेक्ट्रॉनों के प्लस चार्ज के बराबर इस पर आ गया, मतलब इस पर 5 धनात्मक आवेश आ गया, और इस पर रेशम पर कितना आ गया, 5 ऋणात्मक आवेश आ गया। आई होप कि आप लोग जान चुके होंगे। तो कुल मिलाकर के किसी दो बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, जब रब कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो उस पर जिस प्रकार का चार्ज आता है, हो सकता है कि उस बॉडी ने, किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया हो, त्यागा हो, और किसी ने ग्रहण किया हो। तो हमने कहा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो लेगा उस पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों बॉडी पर अलग अलग तरीके से चार्ज निकल के आ जाता है। तो आपने देखा पहले कांच की छड़ और रेशम दोनों क्या थे, उदासीन थे, आपस में रब कराया गया, तो एक बॉडी पर कैसा प्लस चार्ज और एक बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अच्छा, अब यहां पर दूसरा मेथड क्या है, कंडेंसन मेथड क्या होता है, इस मेथड को हम जान लेते हैं। चालन विधि क्या होता है, ठीक है, चालन विधि क्या होता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। चालन विधि को हम लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें क्या होता है, एक आवेशित वस्तु होती है, एक क्या होती है मेरे भाई, आवेशित वस्तु होगी, और एक क्या होगी, निरावेशित वस्तु होगी, निरावेशित वस्तु होगी। अब आप ये कहेंगे कि आवेशित वस्तु का मतलब क्या है, आवेशित वस्तु का मतलब मेरे भाई एक बॉडी, एक ऐसी बॉडी होगी जिस पर कोई ना कोई चार्ज रहा होगा। अच्छा, हो सकता है उस बॉडी पर, उस मेटेलिक जो भी आप पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, बॉडी ले रहे हैं, हो सकता है उस पर धनात्मक आवेश हो सकता है ऋणात्मक आवेश हो। मतलब मान लिया कि यहां पर ए बॉडी हमने ली, इस पर कैसा चार्ज है मेरे भाई, प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। और एक बॉडी मैंने बी ली, ठीक है मेरे भैया, बी लिया, और बी जो लिया ये उदासीन है। अच्छा, उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब ये होता है, उदासीन बॉडी का मतलब क्या होता है, जिस बॉडी पर जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही उस पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल आउट करके नेट चार्ज की वैल्यू को 0 कर देते हैं, इस प्रकार से वो उदासीन हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मतलब ये निरावेशित वस्तु है और ये आवेशित वस्तु है। अब इसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, वैद्युत संपर्क कराते हैं। क्या कराते हैं, वैद्युत संपर्क। वैद्युत संपर्क का मतलब समझ जाओ, तार लगा देते हैं, ऐसा समझ के चलो, ठीक है मेरे भाई। ये आवेशित वस्तु है और ये निरावेशित वस्तु है, यानी ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, मतलब ये चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, एक वायर के थ्रू इसका कनेक्शन करा दिया। अब आपको पता है इस पर आवेशित वस्तु है और इस पर निरावेशित वस्तु है। अब क्या होगा, इस पर क्या है, आवेशों का उच्च दाब है और इस पर आवेशों का निम्न दाब है। और आपको पता है अब दाब अधिक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सॉरी मेरे भाई, ये चार्ज क्या होंगे, इस पर क्या होंगे, ट्रांसफर होना स्टार्ट होंगे, ठीक है मेरे भाई। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर होंगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस चार्ज हो जाएगा। और आपको पता है ये बॉडी न्यूट्रल है, तो अब ये प्लस चार्ज इस पर जो आपके निगेटिव चार्ज रहे होंगे, कुछ प्लस चार्ज रहे होंगे, कुछ माइनस चार्ज रहे होंगे, तो ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लिया होगा और प्लस चार्ज को अपनी तरफ रहने दिया होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं फिर से आपको इस चीज को समझा देता हूं एक नई स्लाइड पे। देखो ध्यान से समझो। जैसे मेरे भाई यहां पर अपने पास ये क्या है, इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से हम चीजों को समझने का काम करते हैं, ध्यान से समझो मेरे भाई। जैसे हमारे पास ये ए बॉडी है और ये अपने पास क्या है मेरे भाई, दूसरी बॉडी है, ठीक है। अब ये उदासीन है, उदासीन का मतलब इस पर
कुछ प्लस चार्ज होंगे और कुछ माइनस चार्ज, मतलब इक्वल क्वांटिटी में होंगे, इक्वल क्वांटिटी में होंगे। ठीक है मेरे भैया, इक्वल क्वांटिटी का मतलब जैसे प्लस प्लस और प्लस प्लस है, तो ऐसे ही मेरे भाई कुछ माइनस भी रहे होंगे, और इस पर यानी जितने प्लस चार्ज उतने ही क्या रहे होंगे मेरे भाई, माइनस चार्ज रहे होंगे। ठीक है, और इस पर क्या है मेरे भाई, धनात्मक आवेश है आपका। कैसा है मेरे भाई, धनात्मक आवेश है, चारों तरफ आपका धनात्मक आवेश है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इस बॉडी को जब हमने वैद्युत संपर्क कराया ना, तो वैद्युत संपर्क कराया तो आपको पता है कि वैद्युत संपर्क होने की वजह से इस पर माइनस चार्ज रहे होंगे, तो ये माइनस चार्ज को क्या किया होगा, अपनी तरफ खींचा होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा। और ये जो ये प्लस चार्ज है ना मेरे भाई, जब ये माइनस को खींच लिया होगा तो स्वाभाविक सी बात है, धीरे 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 अगर माइनस इस पे आ गए तो इस पर क्या होता गया होगा, प्लस चार्ज बढ़ता गया होगा। और इधर के माइनस, क्योंकि इधर के जब माइनस इधर जाएंगे तो एक माइनस एक प्लस को कैंसिल आउट करता गया होगा। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने वैद्युत संपर्क कराया तो इस बॉडी पर जितने प्लस चार्ज थे उतने ही माइनस चार्ज थे। स्वाभाविक से मान लो 4 इसमें माइनस चार्ज और 4 ही क्या थे, प्लस चार्ज थे। तो जब मैंने वायर इसमें कनेक्ट कराया तो आपको पता है ये प्लस चार्ज माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस वाला जैसे एक इसके इस बॉडी पर गया, तो जब एक बॉडी इस पर गया ना, तो ये माइनस वाला एक प्लस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे ही मेरे भाई एक और माइनस गया होगा तो एक प्लस, प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए होंगे। फिर इसी प्रकार से गए होंगे तो इधर धीरे धीरे चार्ज क्या होता गया होगा, बॉडी का चार्ज कम होता गया होगा और इस पर प्लस चार्ज की एंट्री ज्यादा होती गई होगी। तो इस प्रकार से आप देखोगे इस पर कैसा चार्ज आ गया होगा मेरे भाई, प्लस चार्ज, और इस पर कैसा मेरे भाई, धीरे धीरे माइनस चार्ज, यानी ये उदासीन की तरफ अग्रसर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से इस मेथड को हम लोग बाई कंडक्शन मेथड बोलते हैं, यानी चालन विधि के द्वारा मेरे भाई इसको चार्ज कर दिया इस बॉडी को। ठीक है, बाई इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें किसी भी बॉडी का वैद्युत संपर्क नहीं होता है, याद रखिएगा। प्रेरण विधि में क्या होता है, प्रेरण विधि आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से समझो प्रेरण विधि क्या होता है। जैसे मान लो अपने पास ये ए बॉडी है, मतलब ये धात्विक चालक है ऐसा मान के चलो, और ये कैसा है मेरे भाई, उदासीन है। उदासीन का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उदासीन का मतलब होता है कि उस पर जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे मेरे भाई, माइनस चार्ज होंगे। जैसे अपने पास ये कोई धातु है, ठीक है मेरे भाई, ये धातु है। अब अगर ये धातु है तो ये उदासीन है। उदासीन का मतलब इसमें कुछ प्लस चार्ज होंगे और कुछ क्या होंगे मेरे भाई, माइनस चार्ज, यानी जितने क्वांटिटी में प्लस चार्ज होंगे उतने ही क्वांटिटी में क्या होंगे मेरे भाई, माइनस चार्ज होंगे। तो अगर उतने ही क्वांटिटी में माइनस चार्ज होंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये बॉडी आपकी उदासीन बॉडी कहलाएगी, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। अब हम लोग करते क्या हैं मेरे भाई, अब यहां पर मैंने एक ऐसा आवेशित चार्ज, आवेशित चालक ले लिया जिस पर क्या है मेरे भाई, प्लस चार्ज है, जिस पर प्लस चार्ज है। ठीक है, मैंने ये ए नाम का एक कोई चालक ले लिया और ये कोई बी नाम का कोई चालक ले लिया। अब ए वाला क्या है मेरे भाई, उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है, बार बार इस बात को हम जोड़ दे रहे हैं। तो उदासीन का मतलब होता है जिस पर जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही माइनस चार्ज हैं। अब एक मैंने दूसरी बॉडी ली है और जिस पर क्या है मेरे भाई, प्लस चार्ज है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत संपर्क नहीं होता है। प्रेरण विधि में क्या होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी है। प्रेरण विधि में क्या होता है, इसका कोई भी वायर के थ्रू कनेक्शन नहीं होता है, यानी इसका वैद्युत संपर्क नहीं कराया जाता है। ठीक है, कौन सा संपर्क मेरे भाई, वैद्युत संपर्क नहीं होता है, पहली चीज नहीं होता है। एक वस्तु क्या होती है, एक बॉडी, बॉडी मतलब कोई भी हो सकता है। एक बॉडी क्या होती है मेरे भाई, उदासीन हो, और दूसरी बॉडी जो होगी, दूसरी बॉडी
दूसरी बॉडी क्या होनी चाहिए मेरे भाई, चार्ज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चार्ज। अच्छा, चार्ज कैसा भी हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक आवेश भी उस पर हो सकता है और ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर ये बॉडी है मेरे भाई और ये बी बॉडी है, आपको पता है जब इनको हम पास में लेकर के आएंगे, ध्यान से समझना। जैसे अब ये क्या हुआ कि हमने एक ये बॉडी अपने पास रही ए वाला, इस पर मेरे भाई कुछ प्लस चार्ज है कुछ माइनस चार्ज। ये ए बॉडी है और बी बॉडी को मैंने पास में ले आया यहाँ पे। जैसे ही पास में लेके आए, ये प्लस चार्ज वाला है मेरे भाई, ये प्लस चार्ज वाला है, दोनों को पास पास में मैंने रख दिया, ए और बी को दोनों को पास में रख दिया। अब आपको पता है कि प्लस वाला जो होता है माइनस वाले को क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी खींचने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, अगर ये खींचने का काम करता है तो एक बात बताना मेरे भाई, तो अगर ये प्लस चार्ज है तो ये क्या किया होगा मेरे भाई, ये माइनस चार्ज को इधर खींच कर रखा होगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब ये इस पर, क्योंकि इस बॉडी पर प्लस चार्ज भी होंगे और माइनस चार्ज, अब क्या करता है, एक प्लस और प्लस को क्या करता है मेरे भाई, दूर ढकेलता है। तो इसका मतलब इस बॉडी पर जो आपके माइनस चार्ज थे वो तो पास में आ गए और जो प्लस चार्ज थे वो थोड़ा सा दूर चले गए, दूर चले गए। तो अब हुआ क्या मेरे भाई, तो इसका एक सिरा तो माइनस और एक सिरा कैसा हो गया, प्लस हो गया। अब हुआ क्या कि मेरे भाई ये तब तक रहेगा जब ये एक दूसरे के पास में रहेंगे, और जैसे ही हम दूर ले जाएंगे ना, फिर ये बॉडी क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो अब हमारा दिमाग ये काम कर रहा है कि यार इस पर हम कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करें ना, या तो इस पर प्लस चार्ज ही बच जाए या तो माइनस चार्ज ही बच जाए। तब मैंने क्या मतलब, अब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया होगा और इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। जब पृथ्वी से जोड़ दिया ना मेरे भाई, तो पृथ्वी क्या की होगी मेरे भाई, इस धनात्मक आवेश को ग्राउंडेड, यानी ये जो प्लस आवेश वाले होंगे वो क्या है, ग्राउंड में चले गए। जब ग्राउंड में चले गए तो इस पर कैसा चार्ज बच गया होगा मेरे भाई, माइनस चार्ज बच गया होगा। अब इस बॉडी को अलग और इस बॉडी को अलग देखें तो जिस बॉडी पर न्यूट्रल चार्ज था, आज उस पर कैसा चार्ज आ गया, ऋणात्मक चार्ज आ गया। आई होप कि आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। अब इसी प्रकार से मेरे भाई, जैसे अब दूसरे प्रकार से, जैसे हमें धनात्मक आवेश लेके आना होता, अगर हमें धनात्मक आवेश लेके आना होता तो ये अपने पास मान लो न्यूट्रॉन बॉडी है, तो यहां पर जैसे हमने धनात्मक दूसरी बॉडी को धनात्मक लिया, तो यहां पर जो दूसरी बॉडी लेंगे ना हम लोग, इस पर कैसा चार्ज लेंगे मेरे भाई, निगेटिव चार्ज लेंगे, यानी माइनस वाला। ठीक है, इस पर अगर माइनस चार्ज वाला होगा तो आपको क्या पता, आपको ये चीज तो पता ही हो गई, माइनस क्या करता है, प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो इस जगह पे क्या आ गया होगा मेरे भाई, प्लस आ गया होगा, और इधर ये माइनस को रिपल करेगा तो ये दूर चला गया होगा। अब जुगाड़ फिट करना है कि यार इस पर ना माइनस या प्लस को हम हटा दें, तो माइनस और प्लस को हटाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो इधर से रिपल हो रहा है तो माइनस चार्ज कहां पे चले जाएंगे मेरे भाई, ग्राउंड में, और इस तरीके से जब ये ग्राउंड में चले जाएंगे तो इस दोनों बॉडी को अलग अलग रख देंगे और इस प्रकार से इस पर कैसा चार्ज निकल के आ जाएगा मेरे भाई, प्लस चार्ज निकल के आ जाएगा। और इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कराया, यानी ये मेथड से आपने देखा कि दूसरी बॉडी भी आपकी चार्ज हो गई, लेकिन कैसी चार्ज हुई, तो अगर बी पर माइनस चार्ज है तो ए बॉडी पर प्लस चार्ज आएगा, अगर मेरे भाई बी बॉडी पर प्लस चार्ज होता तो ए बॉडी पर माइनस चार्ज आता। मतलब विपरीत प्रकार के आवेश इसमें देखने को मिलते हैं। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है। आई होप कि आपको दोनों मेथड अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग साथियों समझते हैं विद्युत आवेश के गुण के बारे में। अब विद्युत आवेश का गुण क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है मेरे भाई, तो किसी बॉडी का अगर, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इस पर मान लिया हमने Q1, जैसे मान लो 1 कूलाम, देखो ध्यान से समझना, मैंने कहा +2 कूलाम का चार्ज, -2 कूलाम का चार्ज,
प्लस 3 कूलाम का चार्ज। तो हमने ये कहा इसका नेट चार्ज बता दो, नेट चार्ज इस बॉडी का कितना होगा। तो आप लोग ये समझ लें कि अगर इस बॉडी का हमें नेट चार्ज निकालना है ना, तो इस बॉडी पर जो अलग अलग चार्ज हैं उनका जोड़ कर लो, उनका जो जोड़ आएगा ना, उसका जो जोड़ निकल के आएगा वो नेट पूरे निकाय पूरे बॉडी का क्या होगा, मतलब जैसे मान लो 2 कूलाम -2 कूलाम 3 कूलाम, इसका बीजगणितीय योग करें तो इसका जो टोटल बीजगणितीय योग आएगा ना वो नेट चार्ज को शो करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, कौन सा गुण, तो एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, यानी आवेश के योज्यता का नियम। क्या बोलते हैं? आवेश के योज्यता का नियम, योज्यता का नियम। अगर आपसे कोई पूछे आवेश का योज्यता का नियम, यानी विद्युत आवेश के गुण में पहला गुण जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आवेश के योज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। आवेश का योज्यता का नियम ये कहता है किसी बॉडी में जो अलग अलग चार्ज हैं उनका बीजगणितीय योग जो होगा वो कुल बॉडी का नेट चार्ज को शो करता है। जैसे कि अगर हम इस बॉडी पर मान लो 2 कूलाम प्लस चार्ज है, 2 कूलाम माइनस चार्ज है, 3 कूलाम, तो इन सभी को जोड़ें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस प्रकार से 3 कूलाम प्लस आपका बच जाएगा। तो इस बॉडी का कुल चार्ज कितना होगा? 3 कूलाम का होगा। मतलब अलग अलग जो चार्ज हैं इनका जोड़ टोटल जो रिजल्ट आएगा वो कुल बॉडी का चार्ज निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर हमने लिया, ये क्या है मेरे भाई, Q1 का मान क्या है? 1 कूलाम है, और ऐसे Q2 का -8 कूलाम है, Q3 का कितना है? +10 कूलाम है, Q4 का कितना है मेरे भाई? 5 कूलाम है, Q5 का कितना है? -4 कूलाम है। तो इस कंटेनर का अगर हमें कुल आवेश निकालना हो तो हम क्या करेंगे? Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 जोड़ लेंगे। इनका बीजगणितीय योग जो आएगा निकल के ना वो कुल आवेश को दिखाएगा, मतलब इस बॉडी के कुल आवेश को दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कंटेनर है तो कंटेनर के सभी अलग अलग चार्जों को मैंने जोड़ लिया, जोड़ा तो आपने वैल्यू रख ली मेरे भाई, और ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए ये माइनस का 4 है, ये 5 है, तो प्लस का 1 कूलाम यहां से बच गया होगा। 1 1 10 1 11 हुआ होगा, 11 1 12 हुआ होगा, प्लस के 12 कूलाम प्लस के और 8 कूलाम माइनस के, और इस तरीके से जो 4 कूलाम है धनात्मक वो टोटल कंटेनर का नेट चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, यदि किसी आइसोलेटेड कंटेनर में n आवेश रखे हों तो उस कंटेनर का कुल आवेश उसके अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। इसका कहने का मतलब जैसे मान लो कोई कंटेनर है, इस पे अलग अलग चार्ज हैं, मान लो कितने चार्ज? n चार्ज, तो n चार्ज का जोड़ लियो, जोड़ने के बाद उसका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो कुल कंटेनर का चार्ज होगा। आई होप कि आप लोग अब इस चीज को तो समझ गए होंगे। अब हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो मैंने कहा था अगर कोई भी बॉडी है तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है ना तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। इसी प्रकार से अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो स्वाभाविक सी बात है या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन निकला कि जो चार्ज होता है वो पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। अच्छा, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है उसका मान या तो 1 होगा धनात्मक का या ऋणात्मक का। इसी प्रकार से वो उसका मान 2 हो सकता है प्लस का या माइनस का।
इसी प्रकार से 3 हो सकता है प्लस का या माइनस का, ऐसे करके मेरे भाई कहां तक, n तक। ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी चार्ज है तो उस पर मेरे भाई चार्ज जो होता है, सबसे छोटा जो चार्ज पॉसिबल है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और अगर ये मेरे भाई इलेक्ट्रॉन पर देखते हैं तो माइनस प्रकृति ले लिया जाता है, ऐसा भी आप लोगों को याद रखना है। जितने भी चार्ज अब दुनिया में उपलब्ध हुए होंगे ना, इस संख्या में पूर्ण संख्या का गुणा करा के ही मिला होगा, जिसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इसका मतलब Q बराबर, अगर रिजल्ट देखें तो Ne के बराबर होता है। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसकी जो प्रकृति होती है ऋणात्मक होती है। और n का मान क्या होता है, n का मान या तो +-1, ऐसे ही मेरे भाई +-2, ऐसे ही +-3, ऐसे करके कहां तक जाता है मेरे भाई, प्लस इनफाइनाइट तक चीजों को ले सकते हो। क्या n का मान मेरे भाई फ्रैक्शन में आ सकता है, भिन्न के रूप में आ सकता है, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो मूलभूत आवेश होता है ना, वो पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, यानी आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ मिल भी जाएगा, समझ सकते हो। तो किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण संख्या के रूप में कैसे। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके दूसरे गुण के बारे में, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है मेरे भाई, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो आवेश होता है उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसा क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलता है। ये थ्योरी आप लोगों को याद रखनी होगी, और आई होप कि ये चीज आप लोग जान भी गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साथियों विद्युत आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। याद रखिएगा मेरे भाई, जो विद्युत आवेश होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। विद्युत आवेश जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई मास जो होता है ना, वो कभी शून्य नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान सदैव क्या होता है मेरे भाई, धनात्मक ही होता है। ऋणात्मक या शून्य होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मेरे भाई जो आपका किसी बॉडी का, याद रखिएगा मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि अगर किसी बॉडी चार्ज हो, अगर चार्ज हो चाहे ना हो, बट उसका द्रव्यमान होगा ही होगा। लेकिन ऐसा तुमको कोई बॉडी नहीं मिलेगी जिसका द्रव्यमान ना हो और वो चार्ज हो। दोनों में बड़ी बात बता रहे हैं मेरे भाई। अगर मेरे भाई कोई बॉडी है तो उसका द्रव्यमान होगा तभी उस पर चार्ज पॉसिबल है, बिना द्रव्यमान के चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरे भाई द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, ऐसा मान के चले, और जो आवेश होता है ना वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब आवेश जो होता है क्या होता है, क्वांटीकृत भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो Q बराबर Ne, मतलब इसको क्या है मेरे भाई, अलग अलग पूर्ण संख्या के रूप में गुणा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान का क्वांटमीकरण सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, मतलब इसका कोई क्वांटाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें, आवेश वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान वस्तु की गति के साथ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, तो मेरे भाई अगर हम फार्मूला की बात करें तो m बराबर होता है m0 अपान में क्या, √1 - v² अपान में c²। अगर हम देखो कैसे बढ़ता है, इस चीज को फील कराते हैं। अगर किसी बॉडी का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दें, स्क्वायर के बराबर कर दें, तो मेरे भाई अब यहां पर आप लोग जब देखें, अगर किसी बॉडी का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दें, तो जो आपका वेग है उसका मान c रख दें, तो मेरे भाई ये आपको पता है कि m बराबर,
अब यहाँ पे एम नॉट है, अपान में क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या है मेरे भाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है वी स्क्वायर अपान में कितना है सी स्क्वायर। तो यहां पर मेरे भैया एक चीज आप देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या। तो मेरे भाई जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कैसे मेरे भैया, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक है हमको लगता है। तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर इस चीज को हम देखें, एक मिनट मेरे भैया, मेरे भाई ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा सा आप सही कर लेना। क्या टाइपिंग एरर है, तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, m बराबर m नॉट, ठीक है मेरे भैया, अंडर रूट ये होना चाहिए था 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलना चाहिए था, ठीक है। अब यहां से अगर हम v का मान प्रकाश के वेग के बराबर रख दें, अगर प्रकाश के वेग के बराबर रख दो तो m बराबर m नॉट अपान में क्या मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होगा, और इस तरीके से m बराबर अपना जो रिजल्ट आएगा m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस 1, और इस तरीके से नीचे 0 हो जाएगा, तो m इक्वल टू आपको पता है इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अगर हम क्या करें वस्तु की गति के साथ बढ़ाते हैं ना, तो अगर किसी भी बॉडी का वेग प्रकाश के वेग के बराबर आ जाए ना, तो मास जो हो जाएगा उसका इनफाइनाइट निकल के आ जाएगा, मतलब इतना ज्यादा आपका मास बढ़ जाएगा। आई होप कि ये चीज अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी बॉडी में किसी भी द्रव्यमान की वस्तु की गति को बढ़ाते हैं तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ सकता है, तो अगर किसी भी बॉडी का मास m हो, m नॉट हो, मान लो m नॉट है, ठीक है, उसका वेग कितना कर दिया जाए प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए, तो उस बॉडी का जो मास निकल के आएगा ना वो इनफाइनाइट निकल के आएगा, अनंत आ जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही आगे गुण के बारे में बात करते हैं। आवेश हमेशा क्या होता है संरक्षित रहता है, यानी जैसा कंजर्वेशन आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने पढ़ा कि आवेश को ना तो हम क्या कर सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, परंतु द्रव्यमान को ऊर्जा सिद्धांत में रहता है। यानी अगर हम बात करें द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में हम बदल सकते हैं, और इस चीज को किसने बताया था, आइंस्टीन साहब ने बताया था। और किस समीकरण के द्वारा बताया था, तो आप सभी को विधिवत तरीके से पता है, E बराबर m इंटू सी के स्क्वायर के बराबर होता था। ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर हम बात करें तो दो आवेशों के बीच में वैद्युतिकी बल कैसा हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर मान लो प्लस चार्ज और प्लस चार्ज ये दो अलग अलग चार्ज हैं, इनको पास में लेके आओगे तो एक दूसरे पर ये क्या ऐसा करते हैं मेरे भाई, प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। कैसा बल, प्रतिकर्षण बल, यानी दूर ले जाने का काम करते हैं, यानी एक दूसरे को रिपल करते हैं। इसी प्रकार से मेरे भाई अगर एक पर प्लस चार्ज और दूसरे बॉडी पर माइनस चार्ज, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं मेरे भाई, आकर्षित करते हैं। यानी इस पर जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें दो द्रव्यमान, क्योंकि मेरे भाई द्रव्यमान में न्यूटन का नियम आप लोगों ने पढ़ा था, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान में क्या पढ़ा था r स्क्वायर, और इसमें आपने गुलामी बल पढ़ा था F बराबर कितना मेरे भाई 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या r स्क्वायर। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें क्या है, गुलामी बल लगता है, और ये क्या करता है न्यूटन के बल को, यानी न्यूटन के किस बल को,
आकर्षण बल, क्योंकि मेरे भाई जो अगर द्रव्यमान होगा ना, तो द्रव्यमान हमेशा दो बॉडी का अगर स्थिर द्रव्यमान है तो एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। इसमें कैसा होगा, जो आपका कुलामी बल होगा या स्थिर वैद्युतीय बल होगा वो हमेशा क्या हो सकता है, हमेशा क्या, या तो वो आकर्षण वाला होगा या तो मेरे भाई प्रतिकर्षण बल वाला होगा। आई होप कि आप लोग ये सारी चीजें विधिवत तरीके से जान ली होंगी, समझ ली होंगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम गुरुजी क्लासेज अमावा पर जाइए और वहां से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। या फिर वहां आप नहीं जाना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लें। वहां पर आपको क्या है मेरे भाई, इससे रिलेटेड जो डाउट बचे होंगे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज, क्या मेरे भाई, ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज, ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज का एक क्या है मेरे भाई, व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। वहां से जाकर के आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। ओके, बाय बाय, टाटा।